अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। हुकूमत को 26वीं तरमीम मंजूर करवाने के लिए बड़े बड़े जतन करना पड़े, 2/3 अक्सरियत हासिल करने, मौलाना को राजी करने और ज़मीर की आवाज़ जगाने के लिए अपने मुसव्वदे में ही तरमीम करना पड़ी। जैसे तैसे करके तरमीम मंजूर तो हो गई। PTI ही नहीं, मुल्क के गैर जानिबदार सहाफ़ती और कानूनी हलकों की जानिब से भी इस तरमीम में पाए जाने वाले सुख्म की निशानदही की गई। इस तरमीम के खिलाफ अदालतों में दरखास्तें देने का सिलसिला भी जारी है। अभी इस तरमीम के प्रॉज एंड कॉन्स पर बहस व मुबाहिसा थमा नहीं था कि अब 27वीं तरमीम की बाज़गश्त सुनाई देने लगी है। 27वीं तरमीम के हवाले से कुछ ज्यादा वाज़े नहीं किया गया। ताहम वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी और कौमी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हम 27वीं तरमीम ला रहे हैं, जिसका वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वादा किया है। 27वीं आईनी तरमीम में मिलिट्री कोर्ट्स बनाने की भी बात होगी। तरमीम में सिंध में बल्दियाती निज़ाम में फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से चीज़ें शामिल होंगी। मिलिट्री कोर्ट्स पर गुफ्तगू हो चुकी है। हम चाहते हैं कि मखसूस इलाकों में मिलिट्री कोर्ट्स कायम की जाएं, जैसे फाटा के इलाके हैं, वहां मिलिट्री कोर्ट्स बननी चाहिए क्योंकि वहां पर सिविलियंस जाते नहीं हैं। राना सनाउल्लाह का कहना था कि मिलिट्री कोर्ट्स में बानी PTI के केसेस नहीं जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, इस तरह होना भी नहीं चाहिए। दूसरी तरफ 26वीं तरमीम को सियासी कंधा फराहम करने वाले मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि बातें की जा रही हैं कि जो 26वीं तरमीम में नहीं हो सका वो 27वीं तरमीम में किया जाएगा। ये तरमीम नहीं हो सकती, हम भरपूर मुजाहिमत करेंगे। मौलाना के मुताबिक करके दिखाओ जरा और फिर अपना हशर देखना कि तुम्हारा क्या हशर किया जाएगा। यह आसान नहीं है कि आप खामोशी से कोई आईनी तरमीम लाएंगे और हम चूड़ियां पहनकर घर में बैठे रहेंगे। कोई ये ना समझे कि जिन चीजों को हमने 26वीं आईनी तरमीम से निकलवाया उसे आप दोबारा असेंबली में लाएंगे और लोटों के वोटों से तरमीम पास करवाएंगे। ऐसे में बड़ा सवाल जन्म लेते हैं कि क्या हुकूमत 26वीं तरमीम में अपने अधूरे एजेंडे को 27वीं तरमीम में पूरा करने जा रही है? क्या हुकूमत ऐसा करने में कामयाब होगी? मौलाना की टोन तो हमने देख ली है, मगर इसके साथ क्या हुकूमत फिर आसानी से ज़मीर की आवाज़ को बेदार कर पाएगी? और सबसे बढ़कर क्या इस बार हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से भी वो सपोर्ट मिल पाएगी जिसका बिलावल भुट्टो जरदारी खुलकर एतराफ़ कर चुके हैं? प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसी मामले पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, हफीजुल्लाह नियाजी, शहजाद चौधरी और जैगम खान साहब। आप चारों का शुक्रिया। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। 26वीं तरमीम मंजूर, कानूनी और आईनी सुकुम पर बहस जारी। 27वीं तरमीम की तैयारियां, क्या हुकूमत अपना अधूरा एजेंडा पूरा कर पाएगी? जैगम साहब। देखिए, क्योंकि अभी हमारे सामने ये बात है ही नहीं कि वो क्या करना चाह रहे हैं। एक तो आपने इंटरव्यू की बात की जी, उसके अलावा कुछ इशारे हमें मिले हैं। बिल्कुल। अब अधूरे एजेंडे से क्या मुराद है? क्या अधूरे एजेंडे से मुराद ये है कि जो ओरिजिनल पहले उन्होंने तरमीम का एक खाका पेश किया था उसकी तरफ जाना चाहते हैं? हमें मालूम नहीं है, उन्होंने वाज़े बात नहीं की। लेकिन एक बात जो क्लियर कट हमारे सामने आई है, मुझे वो बहुत ही खुश आयंद लगी है, और वो चीज़ है इलाकाई हकूक़ की, लोकल गवर्नमेंट की, 140A पर बिल्ड करने की। तो इस पर ही बात कर लेते हैं। देखिए, 140A जो है आइन की जो आर्टिकल है वो ये कहता है कि हर सूबा मकामी हुकूमतें कायम करेगा और इन मकामी हुकूमतों को सियासी, इंतज़ामी और माली इख्तियारात देगा। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि सूबों ने फेडरल गवर्नमेंट से तो हकूक़ ले लिए, अख्तियारात भी ले लिए, पैसे भी ले लिए, लेकिन फिर सूबाई दारुल हुकूमत उस पर सांप बनकर बैठ गए। हमारी सूबाई ब्यूरोक्रेसी और सूबे के लेवल के जो सियासतदान हैं वो उन तमाम वसाइल पर, उन तमाम ताकत पर सांप बनकर बैठ गए और उन्होंने नीचे अवाम को, ज़िलों को कोई इख्तियार और पैसा मुंतकिल करने से इनकार कर दिया। और जो तरीका है उनका वो तकसीम का है पेट्रनेज के ज़रिए से। पसंद के लोगों को, पसंद के ज़िलों को, पसंद के लीडरों को पैसे दो। उसका नतीजा ये निकला है कि बहुत से इलाके पीछे रह गए हैं सूबों के अंदर, जिसकी वजह से सूबों में भी टेंशन है। जिसकी एक मिसाल पाकिस्तान, पंजाब का जनूबी इलाका है। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा जनूबी इलाका वो भी महरूम है। तो इस लिहाज से तो मेरे ख्याल में मौलाना को भी खुश होना चाहिए, गंडापुर को भी खुश होना चाहिए। वो दोनों जनूबी अजला से हैं और हमारे सामने एक बहुत अच्छी मिसाल भारत की है। अब भारत में भी ऐसी सूरत हाल थी
सूबे लोकल गवर्नमेंट्स को अख्तियार देने को तैयार नहीं थे, पैसे देने को तैयार नहीं थे। उसके नतीजे में 1992 में भारत ने 2 आईनी तरमीमें की, यानी 73वीं आईनी तरमीम भारत के आइन में और 74वीं आईनी तरमीम। 73वीं आईनी तरमीम ने भारत में पंचायती राज नाफिज किया। पंचायती राज में इख्तियारात गए यूनियन काउंसिल और ज़िले की सतह पर, और फिर 74वीं तरमीम में म्यूनिसिपल कमेटी के इख्तियार और तरीक़ाकार सेट किया। यानी लोकल गवर्नमेंट सूबे की बजाय भारत के आइन ने डिफाइन कर लिया। पाकिस्तान में भी इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, कभी सूबे ये काम नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान के आइन में लिखना पड़ेगा, एक चैप्टर ऐड करना पड़ेगा, लेकिन फिर उसके लिए गुफ्तगू की जरूरत होगी ताकि तमाम सूबे ऑन बोर्ड हों, एक यकसा लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम पाकिस्तान में नाफिज हो। ठीक, अगर ये पर्पज है जो बताया गया है, लेकिन कुछ तो ऐसा पर्पस भी नहीं है ना। आपने कहा मौलाना साहब खुश होना चाहिए, मगर वो भरपूर मुजाहिमत की बात कर रहे हैं। और राना सनाउल्लाह साहब के भी एक बयान का मैंने आपको जिक्र किया जो उन्होंने हफ्ते को इंटरव्यू दिया, कुछ ऐसा है। जी देखें, वो कहते हैं ना कि ईब के मार के देख, तो वो कहने ईब के तरमीम करके देख। तो जाहिर है अगर नई तरमीम करनी पड़ेगी तो मौलाना से लेन देन मुज़ाकरात वगैरह करना पड़ेगा ना। और उसके अलावा मौलाना ने जो खबरदार किया है वो अहम बात है कि वो चीजें जो रिजेक्ट कर दी गई, जिस पे बहुत बड़ा इख्तलाफ राय हुआ, वो वापस ना आए। तो अब उसमें सबसे बड़ी जो चीज थी, वो तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके वापस आने का कोई भी चांस मौजूद है, वो थी आईनी अदालत। आईनी अदालत का आइडिया तो मुकम्मल रिजेक्ट हो गया, लेकिन क्या उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बारे में कोई चीजें आएंगी? अगर वो आती हैं तो उस पर तनाज़ा हो सकता है। दुरुस्त हो गया। अब वो हमारे सामने नहीं है। क्या सुप्रीम कोर्ट के बारे में मजीद हुकूमत कुछ करना चाहती है? वो तो बहुत मुश्किल काम होगा। ठीक हो। लेकिन अगर इस तरफ हुकूमत जाती है जिसका इशारा मिला है, तो वो तो बहुत ही खुशाइंद होगा, बहुत ही खुशाइंद होगा। हसन निसार साहब, 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर अभी बहुत सी गुफ्तगू हो रही है और कहीं ना कहीं रोजाना की बुनियाद पर अदालतों की तरफ भी बढ़ रहे हैं, कानूनी तौर पर माहिरीन बढ़ रहे हैं, सियासी जमात की तरफ से दरखास्तें। क्या हुकूमत को 27वीं की तरफ जाने से पहले 26वीं तरमीम को बचाने की जरूरत भी पड़ सकती है? मुझे नहीं पता, मैं आपके सवाल तक ही रहूंगा। अच्छा, हज़रत अली का एक कौल है, बेशक मैंने रब को अपने इरादों के टूटने से पहचाना, ये मफहूम है उसका। गोरा विजडम ये कहती है कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, क्योंकि अल्लाह ना करे अगर इनके अधूरे एजेंडे, जो सवाल है आपका, आई स्टिक टू दैट, अल्लाह ना करे इनके अधूरे एजेंडे पूरे हों, क्योंकि अगर कोई कसर बाकी रह गई है तो फिर वो भी पूरी हो जाएगी। अगर कोई एक कांच की कसर है, ये तरमीमें, बात सुने, इस मुल्क में इनको इनके रवैयों में तरमीम की जरूरत है। पूरे आइन ने आज तक क्या दिया मुझे, खैर 12 आप दानिश्वर लोग हो, आप करते रहो बहसें, पूरे के पूरे आइन ने क्या दिया है जो तरमीमें लोगों को कुछ नहीं समझ नहीं आती। हाफ ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन मेरे पास पड़ा है, उसमें आधे में तो जिक्र अवाम का है, उनका तो जिक्र ही कहीं मुझे तो दिखाई नहीं देता, ना उनके हालात में, ना वाकयात में। हसन निसार साहब, कतई कलामी की माजरत, आइन में तो सब पड़ा है, आइन ने मुल्क यकजा कर रखा है, अमल दरामद ना करना या ना होना एक जरूर अलहदा बहस मौजूद है। लाल बत्ती तो लगी होती है, गाड़ी रुके ना रुके ये तो गाड़ी चलाने वाले को मसला है, समझ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये हमारा नेशनल कैरेक्टर है। इस्लामी भी है, इस्लाम नहीं है, प्रैक्टिस नहीं होता, जमहूरिया भी है, जमहूरियत नहीं है, तो वो ये यूं है, ये बूं है। नहीं, इसका मतलब है कि सिखाने पढ़ाने वालों और उस्तादों के साथ मसला है कि हम समझ नहीं पा रहे या उस्ताद तालिब इल्म को आज समझा नहीं पा रहा उस पर अमल दरामद के लिए। जी, आप ये कह रहे हैं तो मैं भी यही अर्ज कर रहा हूँ। मेरा डिक्शन जरा मुख्तलिफ है, आपका मुख्तलिफ है, मैं भी यही बात कर रहा हूँ। दुरुस्त हो गया। चलें, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। न्याई साहब, ये हुकूमत की टैक्टिकल मूव है, हम पहले गुफ्तगू इस पर करते रहे कि जी क्यों 25 से पहले ज़रूरी है, यहाँ पे स्ट्रेट टॉक के अंदर भी बात होती रही। 25 अक्टूबर के पेश नज़र वो जो कुछ 57-56 निकात थे, उनमें से कुछ निकाल कर ये 26वीं तरमीम मुश्तरका तौर पर या किसी हद तक मुतफ़िका करते हुए मंजूर कर ली गई कि जमातें हिस्सा बनी। आपके ख्याल में 27वीं तरमीम मंजूर करवाना न्याई साहब उसी तरह मुमकिन होगा जिस तरह 26वीं हो गई, कि इत्तेहादी अपोजिशन कुछ अदालत की तरफ से भी वो ट्रेन नजर आए कि आप पार्लियामेंट का इख्तियार है, कर जाएं जो करना है? शुक्रिया आयशा। मेरे ख्याल में पहले तो मैं वहीं से सिरा पकड़ता हूँ
यहाँ इसी प्रोग्राम में इसी जगह बैठ के यहाँ मैं छोड़ा था और मैंने उस वक्त मुझे पूरा यकीन था और मैंने उसी पूरी एक जो है अपने एक पूरे यकीन के साथ ये बात की थी कि मौलाना जो बड़ी ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड बड़े गुस्से में भी दिखाई दिए उस वक़्त, तो मैंने कहा नहीं, ये सारे हो जाएंगे, तहरीक इंसाफ और मौलाना भी एक पेज पे होंगे। आपने इस बात को दोहराया भी, और जो कोई ये पेश करना चाहते हो सकता है कि घर से ये निकले ही इन्हीं जो है चंद चीज़ों को लेकर निकले हों। बाद में उन्होंने ज़ाहिर है कि एक पूरा उसको बनाया होगा 20, 25, 30 क्लासेस, जैसे होता है कि जब आगे बढ़ेंगे तो कुछ ले कुछ दे, और तहरीक इंसाफ को ऑन बोर्ड करने के लिए और सारा एथॉस होगा। लेकिन अमलन आइनी जो बेंच है, पहली बात तो ये सुने कि ये आइनी बेंच नहीं है, इसको आइनी अदालत ही समझे, क्योंकि उसको आइन के अंदर तरमीम करके दर्ज किया गया और ये मुस्तकिल है। नाम में क्या रखा है? सिर्फ यही है ना कि उसके लिए शायद फर्क चीफ जस्टिस होता, इसके लिए शायद एक ही चीफ जस्टिस है। लेकिन उसके लिए यही बात हुई थी उस वक्त पिछली दफ़ा भी कि अगर उन्होंने अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस बना लिया तो वो भी लकूना ख़त्म हो जाएगा कि मंसूर अली शाह साहब भी बन जाए, और या जो है अपनी मर्जी का बना दे तो सोने पे सुहागा। और आइनी तरमीम के बाद जो आइनी बेंच बना है तो ये एक मुस्तकिल फीचर है, आइन में तरमीम है, इसकी एक आइनी हैसियत है, मुस्तहकम हैसियत है। पहली बात पीरियड। अब मेरा ख्याल है कि तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। मैं नहीं समझता हूँ कि जो आइनी तरमीम अगर कोई लाने का भी कोई इरादा उनका होना चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आती क्यों लाएंगे, क्या जल्दी है। ये तो ज़रूर हो सकता है कोई ज़रूर ऐसी बात ज़रूर है जिसका इंकशाफ जल्द हो जाएगा, जिसके लिए मीटिंग्स हो रही हैं और जिनकी सफाइयाँ पेश की जा रही हैं। हमें तो बताया जा रहा है जिसमें राना सलाल साहब, जिनको मैं बहुत ही सेंसिबल, बड़ा एक ज़ीरक और बहुत समझदार और म्याना रवि इख्तियार करने वाला सियासतदान समझता हूँ, तो उन्होंने वो बड़ी अच्छी बात करते हैं कि हम इमरान खान साहब को मुकदमा नहीं चलना चाहिए, या उसमें लॉजिक है। मेरा नहीं ख्याल के इवन तहरीक इंसाफ वाले से भी उससे डिसएग्री करेंगे कि कबायली इलाकों में जो सूरत हाल है वहाँ पे मिलिट्री कोर्ट्स हों। और फिर हमने 21वीं या 22वीं तरमीम पहले भी कर चुके थे, जो 2-3 सालों के लिए हमने आइनी अदालतें बनाई थी और वहाँ पे करने के लिए। देखिए क्राइसिस है कि एक और चीज़ आ रही है जो MQM के साथ वादा हुआ है, जिसका अभी जिक्र किया है जैगम साहब ने कि 248 जो आर्टिकल है उसके अंदर प्रोविंसेस को इख्तियार दे दिया गया, लेकिन आइनी तौर पे उसमें यह नहीं पाबंद किया गया कि आप इसको जाके ज़िलाई सतह तक डिस्ट्रीब्यूट करें। ये बिल्कुल सही है कि बेनज़ीर साहब ने 88 के अंदर आने से पहले, इक़्तिदार में आने से पहले उनको तकरीर करने का मौका मिला था। उसमें PTV पे सारे सियासतदानों को गुलाम इसाक खान ने ये गुंजाइश दी थी। तो बेनज़ीर साहब ने कही थी कि मैं पहली दफ़ा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इंट्रोड्यूस कराऊंगी, यानी कि इतना पावरफुल डिस्ट्रिक्ट बनाऊंगी। हम सारे खुश हो गए कि चलो सूबाई जो हमारे मुनाफरात फैल रही हैं उसका भी अदाला हो जाएगा और एक ज़बरदस्त किस्म सिस्टम आएगा। लेकिन वो ज़ाहिर है कि रात गई बात गई, बेनज़ीर साहबा जब इक़्तिदार में आ गई और आ गई 88 के अंदर, तो वो काम वो भूल गई कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स ना बन सके। लेकिन अमलन इस वक्त मेरा ये ख्याल कि हुकूमत ने जो अचीव कर लिया है इस पर गुजारा करेगी। अभी उन्होंने जजेस बनाने हैं, जब आइनी अदालत के जजेस बन जाएंगे तो आइनी कोर्ट्स में सारे मुकदमात जो आइनी अदालत में चले जाएंगे। जो उनके जजेस होंगे वो भी हुकूमत ये तवक्को कर रही है कि वो उनके जो एक वही होंगे जो उनकी आंखों को भाएंगे, उनके मिजाज के मुताबिक होंगे, उनके पास इख्तियारात भी, एक्सरियत भी है। इस वक्त तहरीक इंसाफ ऑन बोर्ड है, उन्होंने ये भी कह दिया कि हम सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के अंदर बैठेंगे, हम उसके अंदर बायकॉट नहीं करेंगे। उन्होंने पलक छपकते ही जैसे आईनी तरमीम हुई उन्होंने 12 रुकनी कमेटी के लिए नाम दे दिए और बैठने लगे थे, फिर उठ गए। लेकिन ये जेस्चर्स होते हैं जिसको अपोजिशन के को मार्जिन देना चाहिए। उन्होंने कुछ तो लोगों के आगे अपोजिशन का रुख भी देना है, लेकिन अमलन तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए, सारे एक थे। और फिर दोबारा भी तरमीम आ गई तो मौलाना मोहतरम जैसे पहले उन्होंने कहा था कि आप बदमाशी करेंगे हम भी करेंगे, उसके बाद जो है यकसुई आएगी। तो मौलाना ऑन बोर्ड है और मेरा ख्याल जरदारी साहब के साथ और नवाज शरीफ साहब के साथ वो उनके अंदर एक जो कन्फर्मिटी है वो मौजूद है। इसमें तो अगर सभी एक हैं तो अगर हुकूमत ने कुछ करना या लाना चाहा तो वो कामयाब भी हो जाएगी अपना अधूरा एजेंडा मुकम्मल करने के। जो 20-22 मेरा ख्याल है वो अभी दिलचस्पी नहीं रखती, अभी दिलचस्पी नहीं रखती। लेकिन शहजाद साहब, हफ्ते के रोज का राना सनाउल्लाह साहब का ये एक इंटरव्यू जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वादा किया है हम वो 27वीं तरमीम ला रहे हैं और इत्तेहादी सियासी जमातों से वादा है। अब सवाल ये बनता है कि 26वीं तरमीम पर अभी भी तनकीद हो रही है, अदलिया पर पार्लियामेंट के इख्तियारात पर बात हो रही है, हुकूमत ने किसी हद तक लफाजी
ताजियत के जरिए जमहूरियत, पार्लियामान ऊपर है, ये सब कहकर ये तरमीम कर ली। 27वीं आईनी तरमीम के नीचे एक नुक्ता मिलिट्री कोर्ट्स के क़याम का है जो यकीनन ज़ेरे बहस है। क्या बयानिया बनाकर इस तरमीम के लिए राय ली जाएगी या राय आमा हमवार की जाएगी? देखिए, मेरे ख्याल में 26वीं तरमीम के अंदर अगर 2 शिकायत के पहलू थे, उसके अलावा वो जो 58 पहले शिकें थी रिड्यूस होकर 22 हो गई, अगर 2 बड़ी चीज़ें सामने आई तो एक उसमें आमतौर पे कहा जाता है कि MQM की शिकायत कि जी हमारे बल्दियाती जो राइट्स हैं या जो वो पावर्स है जो गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट का जो कानून है, उसको अगर लोकल गवर्नमेंट के बारे में ये सूबाई हुकूमतें इतनी ही इन्वेस्टेड होती, इतनी ही उनकी दाई होती, तो अब तक ये अपने लोकल गवर्नमेंट रूल्स और लॉज और कानून का हिस्सा और सूबाई असम्बलियों से पास करवा के बना चुकी होती। तो ये तो एक जैसे कहते हैं ना कि एक जो उनका हलीफ है उसको सेटिस्फाई करने के लिए कि यहाँ बातचीत शुरू हो गई है। और बिलावल भुट्टो साहब लाहौर में पोलो कंपटीशन के लिए गए हुए थे, तो उन्होंने वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब से भी उनको भी शाबाश दी होगी और ख़ुद भी ली होगी और जॉब वेल डन के ऊपर। दूसरी बात, जहाँ तक कानूनी और आईनी तरमीम की बात है कि इसके अंदर सुकम है, जो 26वीं तरमीम के अंदर कानूनी और आईनी सुकम, अभी तक तो 26वीं तरमीम को इनेक्ट ही नहीं किया गया। अभी तक तो उसकी कोई शक्ल, जाहिरी शक्ल सामने जब आएगी, स्टैट्यूट्स बनेंगे, उसके बाद कोई उसका स्ट्रक्चर बनेगा, फिर पता लगेगा। और जब एक्शन आएगी कि इसमें कोई सुकम है भी या नहीं है। मेरी नज़र में तो कोई सुकम नहीं है। और एक चीज़ याद रखें, तरमीम हो या तरमीम की जो भी शक्ल आए, जब रूल्स ऑफ द गेम तय कर दिए जाते हैं तो हर रोजाना रूल्स ऑफ द गेम खेल के तब्दील नहीं किए जा सकते। एक दफा पूरी कौम ने मान लिया ना कि ये रूल्स ऑफ द गेम है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पार्लियामेंट ठीक कह रही है, यूं होना चाहिए, आईनी बेंच होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, हम यूं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट कैसे करें, मान ली ना बात, सब कुछ सही हो गया। अब अगली सुबह उठ के आप ये नहीं कह सकते कि नहीं भाई आज हम जो कानून है, रूल की जो खेल के कवानीन है, उनको तब्दील कर देंगे। ऐसा ना होता है, ना हो सकता है, और ना ही कोई पायदारी रहती है ऐसी बात के अंदर। कहने का मतलब ये है, देखिए ये जो पार्लियामेंट के अंदर ये दोनों तरफ से बात चलती है। मौलाना इधर हो गए तो बात होगी, इधर हो गए तो बात रुक गई। तो ये जो है ना, जो स्लाइट ट्रांसफर ऑफ पीपल है इधर से उधर, यही हुकूमत को अगर वो कुछ करना चाहे तो मदद हो जाती है, और अगर हुकूमत ना करना चाहे तो कहा जाता है जी कि हमारे तो साथी तैयार नहीं है, आप कुछ हमारी मदद कीजिए। मेरा अपना ख्याल ये है कि चाहे वो बलूचिस्तान का मामला है, चाहे खैबर पख्तूनख्वा का मामला है, मेरे ख्याल में मिलिट्री कोर्ट्स का मामला इन 2 सूबों के अंदर ज्यादा हसास मामला है उन मिलिट्री कोर्ट्स के अलावा जो कि 21वीं या 22वीं तरमीम थी जिसके अंदर क्या ऑथराइज किए गए, क्योंकि ये ऐसे इलाकों के अंदर हैं जो कि बेइंतहा हसासियत का मामला है इस पूरे हमारे अपने फेडरेशन के निजाम के अंदर। शहजाद साहब, कतई कलामी की माजरत, कुछ इख्तिलाफी हलकों से यह भी है कि सनसेट क्लॉज के साथ शायद इसको मान लिया जाए जैसे माजी में हो चुका। हाँ, नहीं कि सनसेट क्लॉज की देखिए, आपके पास एंटी-टेररिज्म कोर्ट्स हैं, आपके पास 21वीं 22वीं तरमीम है, क्या वजह है कि 21वीं तरमीम जो थी या 22वीं तरमीम थी उसको 2 साल के बाद फिर किसने रिन्यू नहीं किया, क्या वजह थी? इसलिए कि वो जाहिर है कि आपको कहीं ना कहीं कदगन उसकी लग रही थी, उस कदगन को हटाने के लिए एक मुकम्मल ऐसा माहौल बनाने के लिए जिसके अंदर के तमाम आईनी और कानूनी हकूक जो हैं वो सबको वापस मिल जाए। तो मेरा अपना कहना यह है कि बेशक इसकी कोई ना कोई शायद कोई अफादियत हो, मैं समझता हूँ इस वक्त मेरी नज़र में 10 से 15% से ज्यादा नहीं, लेकिन क्या इसके नुकसानात ज्यादा हैं या फायदे ज्यादा हैं, इसके ऊपर बहुत बहस होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात एक चीज कहना चाहूंगा, देखिए जो तरमीम की बात हो रही है ना जी, इसमें भी ये भी बात की जा रही है कि अच्छा जी वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस साहब, अल्लाह उनको कामयाब करे, वो एक खुदाई काम पे मामूर हुए हैं, यही अल्फाज हमने फायज ईसा साहब के बारे में भी कहे थे। लेकिन अगर उनकी इस स्ट्रक्चर को जिसके अब वो सुप्रीम कोर्ट बने हैं, मिसाल का चीफ जस्टिस बने हैं, और उसके बाद अब आप कोशिश करो कि अच्छा इनको और इनके जो इख्तियार है उसको किसी तरीके से कम किया जाए, जुडिशल कमीशन को छेड़छाड़ की जाए ताकि जो नताइज हैं वो अपनी मर्जी के या अपनी मंशा के निकले, मेरा ख्याल है वो बड़ा एक डिफीटिस्ट किस्म की अप्रोच होगी और अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मारने के मुताबिक होगा। चलने दीजिए, साल 2 साल चले, 3 साल चले, पता लग जाएगा, नहीं तो अगली पार्लियामेंट के आगे फैसला कर लेगी कि इसके अफादियत क्या है, नहीं है तो हटा देंगे, होगी तो इसमें बेहतरी ले आएंगे। तो मेरा ख्याल है बहुत जल्दी करने की जरूरत नहीं है। 27वीं तरमीम के ऊपर जिस तरीके से कहा गया, लेट्स स्टिक टू व्हाट वी हैव, और इंशाल्लाह इसको प्रैक्टिस करें, ट्राई करें, फिर देखें कि इसका मामला किधर जाता है।
और जो मिलिट्री कोर्ट्स का मामला है, चाहे वो सूबों के अंदर है, बहुत ज्यादा गहरी नजर के साथ उसको देखने की जरूरत है। ज़ैगम साहब, एक सवाल मेरे जहन में यहाँ पर आ रहा है कि एमक्यूएम की तरफ से कहा गया कि 27वीं तरमीम एमक्यूएम की होगी, 26वीं में हमसे वादा किया गया 27वीं का, और आपने भी आगाज में यही बात की। सवाल ये उठता है कि लोकल गवर्नमेंट की बात तो सबका ही मामला होना चाहिए, सबको इससे कंसर्न होना चाहिए, फिर तो ये कोई इतना बड़ा इशू ही नहीं होना चाहिए। अगर लोकल गवर्नमेंट की इंश्योरिटी की जानी है तो फिर सारी सियासी जमातों का कंसर्न एक जैसा इसके लिए होना चाहिए, फिर ऐसा क्यों नहीं है? उसकी वजह है वो सियासी एलीट जो इन पार्टियों के मालिक हैं या इन पार्टियों को चला रहे हैं, वो बड़े बड़े ख़ानदान जो ताकत इंजॉय करते हैं पूरे प्रोविंस की। वो ये नहीं चाहते कि उनकी ताकत जो है वो छोटे लेवल तक जाए, और जब लोकल गवर्नमेंट उभरती है तो नई लीडरशिप भी उभरती है, नए चैलेंजेस भी उभरते हैं। वो नहीं चाहते कि उनके ख़ानदानों को नए चैलेंज आएँ और एक नए लीडर्स वहाँ नीचे से उभरें। वो नहीं चाहते कि उनके पास जो सैकड़ों अरब रुपए होते हैं जिनको वो अपनी मर्जी से तकसीम करते हैं, शायद माली फ़ायदे भी उठाते होंगे, माली फ़ायदे ना भी उठाते हों तो कितने सियासी फ़ायदे उसके ज़रिए से उठाए जा सकते हैं कि जिसको दिल किया उसको प्रोजेक्ट किए दिया, जिसको दिल किया उसको कुछ नहीं दिया। ठीक हो, यानी इतने बड़े सूबा जो दुनिया के अक्सर मुल्कों से बड़ा है, शहर की अगर हम बात करें, उसके वसाइल अगर चंद दर्जन लोगों के पास हैं, 1-2 दर्जन लोगों के पास हैं, वो अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्हें क्या गर्ज है कि वो पूरे पंजाब में उसको बांट दें। तो एक तरफ जमहूरियत है और एक तरफ कुछ खानदानों के अलीट के मफादात। ठीक हो गया जी, नहीं सब कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मेरे ख्याल है मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट एंगल से देखता हूँ कि हमारा जो 75 साल का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, हमने उससे ज़्यादा आजमाया है। इसके अंदर शायद ही कोई जगह ऐसी हो जहाँ पे कोई बंदा पुराने ज़माने में चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनते थे या प्रेसिडेंट्स ऑफ जो म्यूनसिपल कमेटी या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनती थी 50s में, उसमें उन्हीं लोगों के बेटे होते हैं। मियाँवाली का ले लें, कोई रावलपिंडी ले लें। और फिर जो असल नज़ा क्या थी, नज़ा ये थी कि कराची और हैदराबाद जैसी जगहों पे एमक्यूएम राज कर रही थी, पीपल्स पार्टी के हाथ से कराची निकल जाती थी। इसी वजह वो नहीं थी कि कोई एक नई कोई नस्ल निकलनी है। अनफॉर्चुनेटली एमक्यूएम अगर नेशनल असेंबली में थी, सूबाई में थी, तो लोकल गवर्नमेंट्स भी उसी के कंट्रोल में थी। तो ये दही और अर्बन सियासत जो है पूरे मुल्क को घायल करके रख गई थी। वरना अगर पंजाब के अंदर मुस्लिम नून की हुकूमत है या तहरीक इंसाफ की है तो लोकल गवर्नमेंट मजमूई तौर पर उन्हीं के पास रहती थी, उनको वारा खाती थी। हाँ, अगर नीचे से पॉपुलैरिटी की वेव तब्दील हो गई है जैसे तहरीक इंसाफ के वक्त में थी, तो वो आखिर में यही मैं एक फिक्र बस ऐड करने लगा हूँ कि तो जब वो चल पड़ी तो फिर वो ज़रा इसमें हिचकिचाते थे लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में से, क्योंकि वहाँ पे ये ना हो कि मुस्लिम, ये 2021 में बात कर रहा हूँ कि मुस्लिम नून की हुकूमत ना आ जाए। तो इसके अलावा कोई मेरा नहीं ख्याल कि लोकल गवर्नमेंट मुशर्रफ के वक्त में चूँकि BA की शर्त लगा के और कोई कई कदम लगा के कोई नई क़यादत उभरी थी, ये आती रहती है हर पार्टी के अंदर। लोकल गवर्नमेंट से एक तरजीह होनी चाहिए सियासी जमातों की ताकती की तरफ भी बढ़ा जा सके। ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो बात करेंगे आला अदालत में नया दौर, क्या इंसाफ साइल को मिल पाएगा इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। जस्टिस याहिया आफरीदी 30वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर अपने ओहदे पर फाइज हो चुके हैं। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी माजी से काफ़ी मुख्तलिफ हालात में इस ओहदे पर फाइज हुए हैं। उनको निज़ाम अदल और अदालती फैसलों जैसे मामलात के हवाले से काफ़ी चैलेंजेस का सामना है। इल्तिवा का शिकार मुकदमात में पिछले चंद सालों में तेज़ी से इजाफा हुआ है। ऐसे में अदालती फ़ज़ा से लेकर मुकदमात निपटाने और इसमें तेज़ी लाने तक का अमल बड़ा चैलेंज है। दीगर मुकदमात को एक तरफ रखा जाए तो सियासी मुकदमात से अदालतों और ओहदों का वक़ार तक सभी मुतासर हुआ है। गुज़िश्ता चंद सालों में अदालतों का बड़ा वक्त इन मुकदमात की नज़र हुआ। सियासी मुकदमात का फैसला कानूनी तवक्कुआत और इम्कानात से हटकर ही सामने आता रहा और इस हवाले से अदलिया को भी तनकीद का निशाना बनना पड़ा। इन मखसूस हालात से अदलिया को निकालना नए चीफ जस्टिस का बतौर ख़ास इम्तिहान होगा। अदलिया का आलमी सतह पर ग्राफ बुलंद करने के लिए भी तगोदो की ज़रूरत होगी, जिसके लिए ख़ास तौर पर ऐसे तासुरात और खदशात का तदारुक करना होगा जिसका इजहार मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी फोरम्स में किया जाता है। इस हवाले से आज का फुल कोर्ट इजलास अहम था कि इसमें बताया गया कि इस वक्त 59,191 केसेस ज़ेर इल्तिवा हैं। इजलास में 1 माह के मंसूबे को भी पेश किया गया। ये मंसूबा केस मैनेजमेंट प्लान 2023 के तहत तरतीब दिया गया है, जिसे जस्टिस मंसूर अली शाह ने तैयार किया था।
इस प्लान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बात की गई है। इसी तरह क्रिमिनल और सिविल केसेस को स्पेशलाइज्ड 2 और 3 रुकनी बेंच में भेजा जाएगा। फुल कोर्ट का अगला इजलास अब 2 दिसंबर 2024 को होगा। नया प्लान और स्ट्रेटेजी जिसको सुप्रीम कोर्ट फॉलो करने जा रही है, साइल की तवक्कुआत, इसी पर गुफ्तगू रहेगी। सवाल इस तरह से 59,191 मुकदमात, 26वीं तरमीम के बाद आईनी बेंचेस का क़याम, सियासी केसेस का दबाव कम, क्या आम साइल को अब जल्द इंसाफ मिलने की तवक्को की जा सकती है? शहजाद साहब, जो फुल कोर्ट का इजलास रहा, वहां पे कितने मुकदमात का बोझ है, इस पर बात हुई। एक प्लान तरतीब दिया गया है जो कि माजी में जस्टिस मंसूर अली शाह गुज़िश्ता साल सामने लाए। अब आईनी बेंचेस अलहदा हो गए, सियासी मुकदमात अलहदा हो गए, कितना दबाव कम रहेगा यहाँ पर और आम साइल अपनी एक्सपेक्टेशंस हाई कर ले, क्या हल होंगे? हाँ आयशा, देखें, एक तो जो कुल केसेस जो आपने जिक्र किया वो 59,191 है जी, जो कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में या आला अदालतों में। उसके अंदर जो सियासी मुकदमात हैं, आईनी और सियासी मुकदमात, आईनी बेंच के लिए आईनी बेंच कह लीजिए, आईनी मुकदमात कह लीजिए, शायद उनकी तादाद कोई 175 कहता है, कोई 180 कहता है। अंदाज चलें ये कर लेते हैं हम कि 191 ही समझ लें कि 191 200 के लगभग है। ठीक, 200 के करीब जब आप उनको मिना कर लेते हैं 5 मेंबर बेंच के आगे, उनको चला भेज दिया जाएगा, तो फिर पीछे फिर भी रह जाते हैं 59,000 पूरे के पूरे। तो एक तो ये हकीकत हमें एक जांचनी है कि सिर्फ 200 उधर जाएंगे, 59,000 अभी भी ये जो बाकी जजेस रह जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के, इन्हीं के पास जाएंगे। दूसरी आ जाते हैं बात कि आम साइल की तशरीह कर लेते हैं थोड़ी सी। 26वीं तरमीम के अंदर आम साइल या कोई भी साइल, तो इसलिए जो भी आप हम लेके बैठे हो ना, ये इसमें कई दफ़ा हमारे यहाँ बात हो चुकी है कि आम साइल तो बेचारा कचहरियों में धक्के खा रहा है, वहाँ पर मजिस्ट्रेट कितने हैं, वहाँ पे सेशन जज कितने हैं, सिविल जज कितने हैं, सो एंड सो फोर्थ, वो सब के सब वो वहाँ पे। और इसका जिक्र 2 आदमियों ने किया अपने इस 26वीं तरमीम के जिक्र, वो पूरे प्रोसेस के अंदर दो लोगों ने जिक्र किया। एक इसाक डार साहब ने, जब वो लीडर ऑफ दी हाउस के तौर पे सेनेट के अंदर तकरीर कर रहे थे, उन्होंने कहा कि बड़ी मुबारक हो, सब कुछ हमने कर लिया, बड़ा अच्छा कर लिया जब वहां से पास हुई, लेकिन एक चीज याद रखें, क्योंकि वो जाहिर है कि एक गिल्ट तो था ना, एक बोझ तो है इंसान के ऊपर कि आम आदमी उस दिन उसको ये फायदा पहुंचेगा जिस दिन हम ये रिफॉर्म और सब कुछ जो है वो नीचे की सत्ता तक लेके जाएंगे। उन्होंने कहा सिर्फ ऊपर वाली सत्ता है जिसको हमने डील किया। और दूसरे जस्टिस मंसूर अली शाह बेशुमार तकरीरों के अंदर उन्होंने कहा कि ये जो मामला जिस तरीके से हम हल करना चाह रहे हैं, तो मुझे नहीं पता आज उन्होंने क्या प्लान दिया, जाहिर है वो तो आईनी जो माहिर हैं वही बता पाएंगे, लेकिन कोई ना कोई ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा कि जो निचली सतह है वहां पे आसानी कैसे क्रिएट की जा सकती है। इसी से आपको आम साइल को, वरना तो सुप्रीम कोर्ट अब आम साइल के लिए नहीं रह गया। दुरुस्त हो गया नियाजी साहब, मगर ये जो अभी पहले ही हफ्ते के रेगुलर बेंचेस बनाए गए हैं और आज जो उसके अंदर भी कहा गया स्पेशलाइज 2 और 3 रुकनी बेंच, और जो पहले हफ्ते में बनाए 8 रेगुलर बेंचेस ने इस हफ्ते के अंदर करीबन 968 मुकदमात को सुनना है। तो जब हम आईनी और सियासी देखते थे उसमें वो एक लंबा टाइम लेते हैं, लंबे लंबे बड़े बड़े बेंच बनते हैं। आपके ख्याल में क्या साइल को इंसाफ तेजी से मिलेगा, मुयस्सर होगा? देखिए जी कुछ मतलब ठंडी हवा का झोंका कह लें, अवाम समझ ले। मेरा ख्याल में आप कुछ तो आपने मेरा काम आसान कर दिया है, यही बात यही से मैं स्टार्ट करने लगा था। पहले तो चंद चीजें मैं क्लैरिफाई कर दूं। जो मंसूर अली शाह साहब जो प्लान बनाया है, ये प्लान उनकी एक काजी साहब के कोर्ट में उनको एक दिया गया था, एक टास्क था जो मुकम्मल हुआ पड़ा है, जो उनको एक्सक्यूशन में जाना है। शाह साहब तो अभी गए हुए हैं उम्रे के ऊपर, तो वहां से जब वो आएंगे, लेकिन वो तो चूंकि जो प्लान है वो उसी तरह मौजूद है, और चूंकि बड़े ज़हीन फतीन आदमी है। जो आईनी बेंच होते हैं वो ये नहीं होता कि ये इनकी तरह के 1 या 2 हेयरिंग में, सुप्रीम कोर्ट में कोई केस लगता है 1 हेयरिंग की मार है, क्रिमिनल केस ज्यादा 2 हेयरिंग की मार है, वहाँ डेट्स नहीं मिला करती, शायद और नादर ही जो सुप्रीम कोर्ट को जज डेट्स है, और 2 का बेंच होता है, 3 का होता है। आइन के लिए जब भी डिमांड होगी फुल बेंच बने, चाहे 11 है चाहे 17 है, वो बैठ जाते हैं। अगर 7, 10, 8, 10 बैठ जाते हैं सीनियर जजेस, तो चाहे बाकी 6 जजेस भी साथ कोई ऐसा कोई अहम केस नहीं कर रहे होते। फिर आईनी केस के बारे में आप उसका समरी ट्रायल नहीं कर सकते, यानी कि वहाँ आप जरा मौजूदा तरीके से करें, क्विक फिक्सेस करें, तो फौरन आप पे इतराज़ आ जाएगा कि जी आप मुझे निपटा रहे हैं। और उसके अंदर वो पूरा केस के अंदर फैसला कोई भी आए, उसकी डेलिब्रेशन बड़ी लंबी होती है और कई दिन चलती है। तो बुनियादी तौर पर मुकदमे 50 या 100, अगर पूरे साल के अंदर 250 दिन को कैप्टिवेट रखते हैं, या उनके जो है वो उनको ऑक्यूपाइड रखते हैं 250 दिनों को, मोर देन ईयर, तो क्या कौन सा केस सुना जाए कौन सा नहीं। और फिर
एक और इसके अंदर लकूना ये है कि आईनी और सियासी केसेस में थोड़ा फर्क कर ले। सियासी केसेस सारे आईनी होते हैं, सारे आईनी केसेस होते हैं सियासी नहीं होते। अब सियासी केसेस के अंदर मौलवी तमीजुद्दीन से लेके आज तक, चाहे वो पैनामा के ऊपर हो, चाहे वो हनीफ अब्बासी के इमरान खान साहब के ऊपर केस हो, कोई एक फरीक उससे मुतमईन नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक। चाहे अपने हक पे किया, सच पे किया, उसके पे फरीक सानी कहते हैं मेरे साथ ज्यादती है, मेरे साथ सियासी हमें विक्टिमाइज किया गया है। मुझे नहीं समझते उससे क्या हाल होगा, लेकिन आईनी केस के लिए उसको कोर्ट जो है एक बहुत ही बड़े जय्यत किस्म के आईनी जजेस बैठेंगे और बहुत सारी आईनी मुशगाफियां। इस तरह नहीं होगा कि आप 63A की एक वजाहत कर दें और उसके बाद आप किसी को मावरा आईन सीटें दे दें और इस तरह चलता रहे काम, फिर ये ऐसा नहीं होगा। जी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक दुरुस्त हो गया सब। एक ब्रेक के बाद सब की राय आपके सामने रखते हैं। प्रोग्राम के आखिर हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। हसन निसार साहब, बड़ा चैलेंज है, इतने ज्यादा मुकदमात, क्या ये बेंचेस का अलग होना, नए चीफ जस्टिस के अब तक के इक़दामात, तवक्कुआत क्या रखी जा सकती है? अब तक के इतने इक़दामात, अब तक कितने दिन हैं? सर अभी आप ये कह लें कि तमाम लोगों के साथ चलना, सबको साथ लेके चलना, जो हमें नजर आ रहा है, जो इतराजात हो रहे थे पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के ऊपर, उस मामले को देखा जाए और आज के जो मैं बात करी, इस हफ्ते के 8 बेंचेस 900 से ज्यादा मुकदमात सुनने जा रहे हैं इस हफ्ते में। नहीं, रफली नंबर ऑफ डेज बताए ना, मैं ज़रब तकसीम करते हैं 59,000 वगैरह के साथ। सर 2 दिन कर लें, उनको ओत लिए कम से कम। जी अच्छा चलें, तो बस छोड़े ना। देखें, पहली बात तो ये है कि इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग जी इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान और इन अ केस लाइक दिस। 59,000 तो फलां टमका, और हमारा एक प्रीवियस रिकॉर्ड है, हमारा एक माजी है। अच्छा, एक बात मैं आपको अर्ज कर देता हूँ। ठीक है। ये इकोनॉमिक्स का एक बुनियादी उसूल है कि हमेशा अचीवेबल टारगेट्स पे फोकस करो और अपनी टीम को भी अचीवेबल टारगेट्स दो, वरना जिल्लत अंजाम होता है। ये मार्केटिंग के बुनियादी प्रिंसिपल्स में से एक है। वरना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, इट इज नॉट अचीवेबल। ये एक बात करके शहजाद साहब ने ये सारी सूरत हाल, वो महजब आदमी है, मैं जरा क्रूड तरीके से बात करता हूँ, वो खुदा का खौफ करो। ये शहजाद साहब कह चुके हैं, मैं तो आई एम ओनली रिपीटिंग। उन्होंने महजब तरीके से बात की है, मैं जरा लठमार तरीके से कर रहा हूँ। कौन जाएगा वहां आखिरी और हतमी इंसाफ लेने के लिए? लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, रोटी नहीं मिल रही, कितने करोड़ बेरोजगार, तो क्या तमाशा है ये एलीट है, इनको पता ही नहीं, केक खाओ वाली क्लास है ये। ठीक हो गया। ये मुमकिन लगता है आपको? से मुमकिन नहीं होता सब कुछ। 77 साल आपकी गवाही, बंदे की औकात, उसकी परफॉर्मेंस, उसका माजी होता है। 77 साल में जहां पहुंचे हैं, आधा मुल्क गवा के आप, उसके बाद भी अगर उम्मीद शुमीद, तो गलतियां हैं, आप ठीक कह रहे हैं, मगर सीख लेना चाहिए अक्लमंदों के लिए। गलतियां नहीं, ब्लंडर्स कह लें। ये टोटल हिस्ट्री है आपकी 3 लफ्जों में। ज़ैगम साहब, जजों के इख्तिलाफात को मीडिया में लाना, खतूत लिखना, मायने खेज रिमार्क्स देना, सब पर मीडिया के तबसरे, व्लॉग्स, क्या इन सारे मामलात की हौसला शिकनी भी दिखाई देगी हमें आने वाले दिनों में? देखिए, ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए, जिसमें से एक आपने बताया है कि जजों के दरमियान जो अंदरूनी इख्तिलाफात हैं, इससे बतौर अदारा के एक पिलर के तौर पर बड़ा ख़तरा है सुप्रीम कोर्ट को। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के लिए बड़ा चैलेंज है कि एक तरफ उन्होंने 15 साल तक पावर को मोनोपोलाइज किया, जो ट्राइकाटमी ऑफ पावर है उसको डिस्टर्ब करके ज़रूरत से ज़्यादा ताकत अपने पास ले ली। अब ख़तरा ये है कि जो अख्तियारात, जो ताकत उनके पास होनी चाहिए, कहीं वो उसको भी तो नहीं गंवा बैठेंगे। ये दूसरा चैलेंज है। और तीसरा चैलेंज ये है कि सुप्रीम कोर्ट के और अदालती निज़ाम की साख क्या होगी। ये बहुत बड़ा बोझ है, और क्या इंसाफ अदालतें दे पाएंगी या नहीं दे पाएंगी। हमारे इंसाफ की क्वालिटी का भी चैलेंज है, क्वांटिटी का भी चैलेंज है। क्वालिटी का चैलेंज ये है कि 60,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, 4 लाख हमारी हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है, 20 लाख केसेस हमारी ज़िली अदालतों में पड़े हुए हैं। इतना बड़ा बैकलॉग है।
इतनी देर लगती है कि ये हुआ है पाकिस्तान में कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी को बाइज्जत बरी किया और वो बंदा पहले से फांसी भी चढ़ चुका था। इस तरह के मिसकैरेज ऑफ जस्टिस भी हुए हैं। अभी परसों की बात है, वर्ल्ड जस्टिस फोरम जी उसने अपनी रिपोर्ट जो शाये की है उसमें पाकिस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को 142 में 98 नंबर दिया उन्होंने, और हमारे सिविल जस्टिस सिस्टम को, कितने अफसोस की बात है, 142 में से 128वां नंबर दिया। और अब हालत यहां पे आप पहुंची है कि जब कोई इन्वेस्टर आता है जी तो वो कहता है कि पहले हमें अपनी कोर्ट से आज़ादी दो, हमारा तुम्हारा झगड़ा तुम्हारी कोर्ट में तय नहीं होगा, पहले ये लिखो कि हम यहां इन्वेस्ट करेंगे, अगर तुम्हारा हमारा झगड़ा होगा तो दुनिया की किसी और कोर्ट में जाके तय होगा। दुरुस्त हो गया, ये इन्वेस्टर्स के साथ हमारा मामला आ गया है। दुरुस्त है। और इन फैसले ना होने की वजह से जो माशरे में वायलेंस आता है कि क्रिमिनल जस्टिस में जब किसी को इंसाफ नहीं मिलता तो वह अपना हिसाब खुद चुकाने को निकल जाता है। दुरुस्त। या जस्टिस मंसूर साहब की बात की हुई, ठीक। देखिए जस्टिस मंसूर पाकिस्तान की पूरी जुडिशल हिस्ट्री में जो सबसे बड़े रिफॉर्मिस्ट जजेस हैं उनमें से एक है। ठीक। जब वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उस वक्त की उनकी तारीख जरा उठाकर देखिए, उन्होंने पूरे पंजाब में ADR अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का सिस्टम बनाया था, कोर्ट्स बनाई थी, उनसे फायदा उठाना चाहिए। दुरुस्त हो गया। चैलेंजेस यकीनन बहुत हैं, मगर आला इदारे से उम्मीद और तवक्को भी रखनी चाहिए कि इंसाफ जो देना इदारे की जिम्मेदारी है उस पर पूरा उतर पाए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।